हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मेहर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं ओम्स लॉ। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी चीज देखनी पड़ेगी, सर्किट डायग्राम। उसके बाद में उसी के बेस्ड रिगार्डिंगली कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है आज का। सबसे पहले जरूरी है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में सर्किट का सिंबल मालूम होना चाहिए। ओके, तो वहां पर से शुरू हम करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट डिफरेंट सर्किट सिंबल में सबसे पहले आता है सेल। ओके, तो सेल क्या है? तो जो आप बाजार में से घड़ी का सेल परचेज करते हो वही है कि दो टर्मिनल्स होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो अपने अंदर कुछ केमिकल एनर्जी स्टोर करेगा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके पास होगी। ओके, तो सेल क्या है? जो अपने पास कुछ एनर्जी स्टोर करता है वो सेल है। ओके, इट्स द वन काइंड ऑफ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। ओके, कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, जिसमें दो टर्मिनल्स होंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, वो कुछ सेपरेशन पर रहेंगे और वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फिर चार्ज फ्लो होगा। तो अब सेल के बाद में अगर हम बात करें बैटरी, तो देयर इज वेरी लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड बैटरी। बैटरी इज नथिंग बट द ग्रुपिंग ऑफ सेल। बैटरी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इट्स नथिंग बट ग्रुपिंग, या फिर यू कैन ऑल्सो कंसिडर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसका सिंबल क्या रहेगा? तो एक से ज्यादा सेल अगर एक दूसरे के साथ हम अरेंज कर दे तो ये हो जाएगी बैटरी। ओके, तो सेल और बैटरी में मामूली सा डिफरेंस है। सेल मतलब क्या कि सिंगल डिवाइस है। ओके, सिंगल एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा। बैटरी मतलब वो ग्रुपिंग ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की मोर देन टू सेल्स है, टू या दो से उससे ज्यादा सेल्स, तो उसी को हम क्या नाम दे देंगे? बैटरी नाम दे देंगे ना। उसके बाद में बच्चों हम देखें तो की, ओके, जो आप स्विच ऑन ऑफ करते हो वही की होती है, उसी को हम की बोलते हैं। तो उसका सिंबल क्या रहता है बच्चों? ये रहता है। ओके, कि अगर की इस तरीके से है तो इसको हम बोलते हैं ओपन की। क्या बोलते हैं? और एक सिंबल रहता है बच्चों, इट्स लाइक दैट, ये भी ओपन की का सिंबल है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे बोल दे यहाँ पर डॉट कर दिया है तो इसका मतलब होता है क्लोज्ड की। देखो ये सिंबल है बच्चों सर्किट के लिए, जो हम आइडेंटिफाई अब से यही करेंगे। ओके, कि जैसे आप हाईवे पर जा रहे हो, राइट हैंड साइड का टर्न होता है तो पूरा लिखते रहिए कि राइट हैंड साइड टर्न, सिर्फ क्या कर देते हैं तो ऐसे एरो कर देते हैं। वैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसे कुछ सिंबल्स है, लाइक ये अगर क्लोज की कर दी मैंने तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। ओके, तो ये था कि नाउ नेक्स्ट हम देखें बच्चों तो वो है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? इट्स लाइक दैट। ओके, तो ऐसे ऐसे कुछ आप दिखा दो तो वो हो जाएगा रेजिस्टेंस का सिंबल। रेजिस्टेंस में अदर सिंबल ये भी यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, दूसरा आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, और एक इसका अनदर एक सिंबल बनता है जिसको हम बोल सकते हैं रियोस्टेट। ओके, तो बच्चों ये सारी बलाएं एक ही है, लेकिन मामूली मामूली सा डिफरेंस है। रेजिस्टेंस का सिंबल ये है, वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जो चेंज हो रहा हो तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, कि लाइक आपको काफी दफा जाते हो रास्ते में तो लिखा होता है कि गो स्लो, ओके, वर्क अहेड, तो आगे कुछ काम हो रहा है तो वो एक सिंबल रख देते हैं। ओके, इस तरीके से कि ये एरो का ये ऐसे वैसे। तो रेजिस्टेंस मतलब कि क्या होता है वो हम देखने वाले हैं थ्रू आउट चैप्टर, ओके, थ्रू आउट लेक्चर। ये हो गया रियोस्टेट। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एमीटर। तो एमीटर क्या होता है बच्चों? तो एमीटर का सिंबल ऐसा कुछ रहने वाला है। ओके, कि उसका काम क्या होगा? करंट को मेजर करना। ओके, कि अमाउंट ऑफ करंट कितना यहाँ पर फ्लो हो रहा है वो मेजर करेगा। उसके बाद में आता है वोल्ट मीटर। ओके, तो वोल्ट मीटर का सिंबल क्या रहेगा? तो इस तरीके से रहेगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। ओके, नाउ उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें तो गैल्वेनोमीटर। ओके, तो गैल्वेनोमीटर का सिंबल क्या रहने वाला है? तो अगेन गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है वो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होगा कि करंट को डिटेक्ट करना। ओके, ये इस चैप्टर में यूज नहीं हो रहा है गैल्वेनोमीटर, नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है कि करंट को डिटेक्ट करना कि कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वो आपको बता देगा करंट प्रेजेंस है या नहीं। ओके, सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। नाउ बच्चों ये हो गए सारे सिंबल्स किसके रिगार्डिंगली? इलेक्ट्रिकल सर्किट के रिगार्डिंगली। ओके, सो बच्चों ये सिंबल्स का नॉलेज आपको डेफिनेटली होना ही चाहिए। ओके, क्योंकि इसी का अब कोई आपको बोलेगा नहीं, सिर्फ सिंबल दे देंगे यहाँ पर, तो आपको समझ जाना होगा कि यहाँ पर ए मीटर लगाया हुआ है। ओके,
सो अब हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और फंडामेंटल टॉपिक डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब वो हर जगह पर आपके सामने आएगा, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी भी तरीके से। सो दैट इज नथिंग बट ओहम्स लॉ। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं ओहम्स लॉ। सो ओहम्स, जर्मन साइंटिस्ट ओहम्स जी, जॉर्ज साइमन ओहम्स, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। किसके लिए? तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया बच्चों, एक कंडक्टिंग एक वायर कंसीडर किया, नाइक्रोम का कंसीडर किया। अब उस नाइक्रोम के वायर को किसके साथ कनेक्ट कर दिया? बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आप जानते ही हो कि बैटरी कुछ इस तरीके से होती है। ओके, सो ये बैटरी के साथ कनेक्ट किया, उस बैटरी के साथ ऐसे की रख दी, और यहाँ पर करंट मेजर करना था तो एमीटर रख दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव के साथ एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल आएगा। ओके, मेरा एक सजेशन है आप सभी को कि अभी आपने जो वोल्टमीटर सुना, गैल्वेनोमीटर सुना, बैटरी सुना, तो वो एक बार आप गूगलाइज करके सर्च करो कि वोल्टमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है। आपको वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है रेड कलर का और ब्लैक कलर का नेगेटिव होता है। वो हमने कन्वेंशन लिया हुआ है। सो अब हम यहाँ पर क्या बच्चों स्टडी करना चाहते हैं कि ये ए और बी नाइक्रोम वायर है, हमें उसका रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो ओम जी ने सबसे पहले क्या किया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसके अकॉर्डिंगली वोल्टेज मेजर करना था, तो वोल्टमीटर को पैरेलल कनेक्ट किया। ओके, अभी आप थोड़ा सा सब्र करना, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बाकी है। ओके, तो अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अभी आप मान लो कि मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, वोल्टमीटर को ऐसे पैरेलली कनेक्ट किया रेजिस्टेंस से, और ए मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया। अब सीरीज और पैरेलल क्या है वो हम आगे देखने वाले बच्चों, तो उसकी ज्यादा चिंता मत करना। मान लो कि इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, एमीटर आई करंट दिखा रहा है, तो सबसे पहले उन्होंने V और I का ऑब्जर्वेशन किया, गिवन वैल्यू ऑफ V और I का ऑब्जर्वेशन किया। लाइक मान ले कि सिंपली वोल्टेज यहाँ पर 2 वोल्ट लिया, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि करंट कितना है, तो बोल देते कि 4 एम्पियर है। जब उन्होंने वोल्टेज 4 वोल्ट लिया, तब वो यहाँ पर करंट कितना मिला, इट्स 8 एम्पियर मिला। ओके, नाउ अगेन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 6 वोल्ट किया, तो करंट कितना ऑब्जर्व किया, 12 वोल्ट। एक मिनट, सो बच्चों करंट और वोल्टेज का ये रीडिंग ऑब्जर्व किया, तो हर बार उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जैसे जैसे यहाँ से वोल्टेज वो बढ़ाते थे ना, जैसे जैसे यहाँ से वोल्टेज चेंज करते थे, सपोज पहले 2 वोल्ट सेट किया, फिर 4 वोल्ट किया, फिर 6 वोल्ट किया, तो उसी के अकॉर्डिंगली वोल्ट मीटर में जो भी 2 वोल्ट दिखा रहा था, 4 वोल्ट दिखा रहा था, तो उसी के अकॉर्डिंगली एमीटर है वो ऐसे रीडिंग दिखा रहा है। एमीटर का काम होता है करंट मेजर करना, वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, मतलब कि वोल्टेज मेजर करना। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन किया, ये मैंने अभी रैंडम डेटा लिखे हुए, हम ये लेबोरेटरी में आराम से एक्सपेरिमेंट करके मेजर कर सकते हैं बच्चों। सो हर बार इनका रेशियो लिया बच्चों, तो इनका रेशियो लिया तो ये 2/4, दैट इज हाउ मच, ये 2/4 करेंगे तो ये 0.5 आया, ये 4/8 करेंगे दैट इज अगेन 0.5, अगेन 6/12 करें इट्स अगेन 0.5। तो क्या ऑब्जर्व किया कि गिवन कंडीशन के लिए, गिवन फिजिकल कंडीशन के लिए V/I रेशियो फिक्स आया, कांस्टेंट आया। तो यहां से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने बोला कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वोल्टेज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। ये मैथमेटिकल फॉर्म है ओम्स लॉ का, स्टेटमेंट भी हम देखने वाले हैं बच्चों। ओके, सो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट बाद में मैथमेटिकली आप समझो। फिजिक्स मैथमेटिकली जितना अच्छी तरीके से समझ में आता है उतना थियोरेटिकली नहीं आता है। स्टेटमेंट पर फोकस अभी मत करना। ओके, सो V इज प्रोपोर्शनल टू I, हम बोल सकते हैं बच्चों, आपने 7th स्टैंडर्ड में कांस्टेंट एंड प्रोपोर्शनलिटी स्टडी किया हुआ है। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, तो यहां से आप देख सकते हो कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, V डबल कर रहे हैं तो I भी डबल हो रहा है। तो अब ये प्रोपोर्शनल साइन अगर हटाए तो V इज इक्वल टू, यहां पर उन्होंने प्रोपोर्शनल की जगह पर R रख दिया, और उसी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और सिंपल बोलते हैं बच्चों रेजिस्टेंस। ओके, तो ये ओम जी ने सबसे पहले बोला
कि एक कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर हर बार एक कांस्टेंट मिल रहा है जो इसके फ्लो को क्या कर रहा होगा, ऑपोज कर रहा होगा, तभी वे वोल्टेज बढ़ाते तो उसी को भी अकॉर्डिंगली करंट बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं अंडर अ गिवन फिजिकल कंडीशन, अंडर अ गिवन फिजिकल कंडीशन अमाउंट ऑफ, ये अब लगाना है बच्चों, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू amount of current flowing through a given conducting wire। ये देखो स्टेटमेंट के फॉर्म में कितना अजीब और गरीब लगता है। given conducting wire is directly proportional to potential difference across its end, provided other term physical conditions remain constant। ओके, ये कंडीशन होती है बच्चों। तो स्टेटमेंट में आप देखोगे तो बहुत ही अजीब बनेगा, सिंपली मैथमेटिकली v इज प्रोपोर्शनल टू I। तो यही स्टेटमेंट के फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। ओके, कि अंडर अ गिवन फिजिकल कंडीशन मतलब कि टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए और प्रेशर और ऐसे कोई अदर पैरामीटर चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अंडर गिवन फिजिकल कंडीशन अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन कंडक्टिंग वायर, मतलब ये इसमें से करंट कितना फ्लो होगा, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एंड्स। ओके, कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर रखा। सो फाइनली V इज प्रोपोर्शनल टू I। ओके, या फिर आप इसको ऐसे लिखोगे I इज प्रोपोर्शनल टू V। So it's what? It's Ohm's law। ओके बच्चों, नाउ अब हम देखें बच्चों, तो यहां से ये हमने बोला कि ये रेजिस्टेंस, तो उसको सब्जेक्ट बनाए। तो रेजिस्टेंस क्या है उसको भी अभी हमें डिफाइन करना है। So resistance is what? It is the property of a material which oppose the flow of charge। सिंपली रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, ऑपोज करना। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी वो चलो हम लिखते हैं। रेजिस्टेंस it's nothing but property of a material to which oppose the flow of charge। एक रेजिस्टेंस एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो चार्ज के फ्लो को क्या करे, ऑपोज करे। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे which oppose the flow of charge, that is considered as resistance। ओके बच्चों, तो ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई। वोल्टेज का यूनिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, करंट का होता है एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर। और दूसरा हम बोलते हैं ओहम, ओमेगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों, ओम जी ने ये फाइंड किया इसलिए हम इसको बोल देते हैं ओहम। ओके बच्चों, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट हम देखें तो रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड है वो भी देखना है। और 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा, मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल है, वो मैंने यहां पर अप्लाई किया, तब 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हुआ या पास हुआ। तो उस पोटेंशियल को हम क्या बोल देंगे, और उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 ओम रेजिस्टेंस। ओके, 1 ओम रेजिस्टेंस मतलब फॉर्मूला से कि अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उस वक्त रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। ओके, नाउ अब नेक्स्ट हमारा टाइटल है कि फैक्टर्स on which resistance is depend। बच्चों कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड्स है। ओके, तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया है कि अगर हम गिवन कंडक्टिंग वायर की लेंथ बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस में चेंज आता है। ओके, कि मान लो कि मैं अभी इसी वायर की बात करूं, तो मान लो कि अभी इसकी लेंथ यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है, तो मैंने बोल दिया इसका रेजिस्टेंस कितना है, मैंने बोल दिया 15 ओम है। अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ाता हूं फिर मैं करता हूं तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो वही हमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है वो फाइंड करना है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब क्या है, तो बच्चों सिंपल आप ये कंसीडर करो कि ये कंडक्टर है, तो उसमें क्या होगा बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हो गए प्रोटॉन्स के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, मान लो कि यहां से मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन है वो रिपल हो गए।
और ये पॉजिटिव टर्मिनल की साइड जाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फाइनली ये जाने की कोशिश करेंगे तो इसमें तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हो गए, सिर्फ 2-3 तो हो गए नहीं। सिंपल अगर मैं मेटल की बात करूं ना बच्चों, मेटल की, तो उसमें 10⁻28 पर मीटर क्यूब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 10⁻28, not 1 lakh, not 1 crore, not 1 billion, it's more than that value। सो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 1 मीटर क्यूब मेटल आप कंसिडर करो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, जब भी इसको बैटरी के साथ बच्चों कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये एक साथ सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो इस साइड जाने की कोशिश करेंगे। तो उस जो कोशिश के दौरान उनका एक दूसरे के साथ क्या हो रहा होता है, कोलिजन हो रहा होता है, टकराएंगे। फाइनली क्या हुआ बच्चों, झगड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन के बीच में झगड़ा हो गया। ओके, तो फाइनली झगड़े की वजह से क्या करेंगे, कुछ लोग उसको अपोज करने लगेंगे। मेरे के साथ आपने हेरा फेरी देखी हुई है, वो एक दूसरे के साथ टकरा रहा है। एंडिंग सीन आपने देखा है ना हेरा फेरी का, परेश रावल वाला, क्या था, अगर नहीं देखी है तो याद नहीं आएगा। तो उसमें सारे लोग एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। वही आप फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लो। हेरा फेरी में जो लास्ट सीन है ना फाइटिंग का, उसमें सारे लोगों को फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लो। जो एंड सीन में लास्ट 10 मिनट्स में आता है, वो सीन में एक दूसरे के साथ लड़ रहे, झगड़ रहे, तो सारे एक दूसरे को अपोज ही कर रहे। ओके, तो सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोज करने की कैपेबिलिटी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर मैंने बच्चों लेंथ है वो इतनी बढ़ा दी, तो अब लेंथ अगर बढ़ा दी तो और अपोज होगा, और ज्यादा अपोज हो जाएगा। तो मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कि अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ऑपोजिशन बढ़ेगा। इट इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए आप सिर्फ इतना समझो क्या, कि अगर इतना एरिया अवेलेबल है तो रेजिस्टेंस कुछ है। अगर मैं इतना एरिया फ्लो होने के लिए कर दूंगा बच्चों, तो देखो अभी सिंपल सी बात है, आपके पास 2 लेन रोड है और सिंगल लेन रोड है। तो सिंगल लेन रोड में क्या होगा, आमने सामने व्हीकल आएंगे, मतलब आपको थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। लेकिन 2 लेन रोड है तो सिर्फ एक साइड सारे लोग, दूसरी साइड ऑपोजिट में सारे लोग, मतलब हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन से वो फ्रीली मूव कर पाएंगे। ओके, सिंपल सी बात है ना, ट्रैफिक कम हो जाएगा। 4 लेन रोड होगा तो ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो 4 लेन रोड है तो ट्रैफिक कम हो गया, मतलब एक्सीडेंट के चांसेस नहीं बनेंगे, कोलिजन इतना कम हो जाएगा। मतलब अगर हम एरिया ज्यादा कर देंगे बच्चों तो फ्लो होने के लिए हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस अगर हम एरिया ज्यादा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि कोलिजन कम हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मान लो 15 है, इसमें वही 15 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कोलिजन किसमें ज्यादा होगा, डेफिनेटली पहले वाले में होगा। सो वी कैन कंसीडर कि अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ओके बच्चों, आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। नाउ ये बात थी कि डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन वेरियस पैरामीटर्स। तो हमने यहाँ पर देखा कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और एरिया के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सो नाउ व्हाट वी वांट टू राइट, सो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। सो दोनों को मिला दिया है मैंने, और कुछ नहीं किया है बच्चों। ओके, फाइनली मैंने दोनों को मिला दिया। सो अब बच्चों अगेन प्रोपोर्शनल साइन आई, तो जैसे प्रोपोर्शनल साइन जब भी हमारे सामने आती है तो हमें कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ओके, सो मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाकर एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। ओके, और उसका नाम होता है रेजिस्टिविटी। ओके, सो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों में मामूली सा डिफरेंस है। दोनों का काम क्या होता है, अपोज करना होता है। रेजिस्टिविटी इनबिल्ट प्रॉपर्टी, ओके, कि वो फिक्स रहता है, मटेरियल पर डिपेंड्स रहता है, साइज पर डिपेंड्स नहीं रहता है। बी केयरफुल, रेजिस्टिविटी के लिए अभी हम डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बना दो, दैट इज व्हाट, तो क्या RA बाय L। सो रेजिस्टेंस का यूनिट बच्चों ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, ऐसा यूनिट की हम बात कर रहे हैं। तो फाइनली आपने ऑब्जर्व किया कि इसका यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। ओके, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी दैट इज व्हाट, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच ऑपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। अगेन आप बोलोगे सर तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस रहा, ये भी ऑपोज कर रहा है, ये भी ऑपोज कर रहा है, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल एंड
डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन, मतलब प्रेशर ये सब कुछ आप कंसीडर कर सकते हो। ओके, देखो ये मेजरली मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों रेजिस्टेंस की, तो वो रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड रहता है, हमने देख लिया, एरिया पर डिपेंड रहता है। वैसे रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं रहती है। सिंपल सी बात मैं बोलूं कि मेरे पास एक वायर है ये ए बी, 1 मीटर वायर का, मैंने बोल दिया बच्चों इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। मान लो ये बी वायर 1 मीटर का है, रेजिस्टेंस 10 ओम है। मैंने बोल दिया कि इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रेजिस्टिविटी रो, मैंने बोल दिया 10 ओम मीटर है, मान लो। अब बच्चों मैं आपको बोलूं कि अगर मेरे पास एक वायर ए बी जो था उसकी लेंथ मैंने 2 मीटर कर दी, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो यू कैन सी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। 1 मीटर की जगह पर 2 मीटर की, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस इज हाउ मच, 20 ओम। लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड्स नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड्स नहीं है। तो अगर हम सिर्फ जियोमेट्रिक पैरामीटर्स चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी वही रहेगी, दैट इज 10 ओम मीटर। सो यहां से आपको बच्चों समझना है कि रेजिस्टेंस लेंथ एरिया जियोमेट्रिक पैरामीटर पर डिपेंड्स है, रेजिस्टिविटी है वो लेंथ एरिया पर डिपेंड्स नहीं है। मतलब लेंथ चाहे मैं कितनी भी करूं, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। रेजिस्टिविटी कब चेंज होती है, जब टेम्परेचर चेंज होता है, मटेरियल चेंज होता है, तब। रेजिस्टेंस भी तब तो चेंज होता ही है, लेकिन रेजिस्टेंस और स्पेशली जियोमेट्रिक पैरामीटर पर डिपेंड है और रेजिस्टिविटी नहीं है एरिया और लेंथ पर डिपेंड। ओके बच्चों, शेप पर भी डिपेंड नहीं है, रेजिस्टिविटी है वो। ओके, रेजिस्टेंस तो साइज, शेप सब कुछ उसमें कंसीडर हो जाता है। सो बच्चों ये हो गया क्या, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। तो बच्चों अभी हम इसी के रिगार्डिंगली कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये नोट डाउन करना होगा आपको बुक में। ओके, सो अपने बुक और बॉल पेन उठाओ और इसको नोट डाउन करो। सो नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल, अब हम इसी टॉपिक पे बेस करने वाले हैं बच्चों। सो लेट अस सी, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 12.3 बच्चों, सॉल्व एग्जांपल में है एनसीईआरटी में। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। तो बच्चों वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट दिया हुआ है आर, दैट इज 1200 ओम बच्चों, और हमें फाइंड करना है करंट। तो ये उसमें पहला बिट था ए, दूसरा बिट भी कुछ पूछा हुआ है। ओके, कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। तो बच्चों जब भी रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट ऐसा कुछ सामने आए तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, ओम्स लॉ। ओके, तो सिंपली पहले के सॉल्यूशन के लिए हमारे दिमाग में आना चाहिए ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। कभी आप आई का फॉर्मूला डायरेक्टली मत रखो कि सर I इज इक्वल टू V बाय आर, मत सोचो, एक ही फॉर्मूला रखो, V इज इक्वल टू आई आर। ओके, तो V इज इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंगली जाए तो हमें I फाइंड करना है। सो दैट इज I इज इक्वल टू V बाय आर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V बच्चों, इट्स 220। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, दैट इज 1200। जीरो गयो, सो I ऐसा मिला। अब ये 11 टू जा, ये 62 जा, तो फाइनली I हमें मिला 11 बाय 60, सो दैट इज 0.18 एम्पियर। इट्स आवर आंसर बच्चों। अब दूसरा बिट ऐसे ही कुछ पूछा है बच्चों, क्या पूछा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई सोर्स। मतलब कि वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट है और हीटर कॉइल होती है जो पानी गर्म करने की, उसमें इलेक्ट्रिकल हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों 100 ओम। ओके, सो सिंपली बच्चों अगेन हम क्या लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। सो अगेन I फाइंड करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, I इज इक्वल टू V बाय आर। V दिस इज 220, ये 100, जीरो गयो,
सो इट्स 2.2 एम्पियर। सो ये आपको मिल गया इलेक्ट्रिक करंट कितना निकलेगा। तो बच्चों काफी इजी चीज है ओम्स लॉ। ओके, अभी आप नाम से मत डर जाना। नाउ नेक्स्ट हम देखें 12.4 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ऐसे फंडामेंटली है बच्चों, हम सारे करेंगे, डोंट वरी। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो जब भी यूनिट हो ना, आप वहां से आइडेंटिफाई करो कौन सी क्वांटिटी दी गई है। वोल्टेज है मतलब V दिया हुआ है। नाउ इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। तो करंट कितना सोर्स से ले रहा है बच्चों, 4 एम्पियर ले रहा है। नाउ what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट बढ़ा दे तो करंट कितना फ्लो होगा, ये हमें पूछा है बच्चों। तो बच्चों सिंपल सी चीज है कि पहले वाले में V I दिया है, दूसरे वाले में V डैश दिया हुआ है, I डैश फाइंड करना है। तो सिंपली पहले वाले केस के लिए मैं लगाऊं तो V इज इक्वल टू IR लगेगा, केस 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। सिमिलरली दूसरे वाले केस के लिए लगाओ कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो V डैश क्या हो जाएगा, I डैश इंटू R। इसको मैंने केस 2 कर दिया। अगर आप सोच रहे हो कि रेजिस्टेंस क्यों चेंज नहीं किया, तो हम सेम सोर्स की बात कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन फिर से ध्यान देना। ओके, आपके पास क्वेश्चन तो होगा ही, ये टेक्स्ट बुक का 4th क्वेश्चन है कि व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो हीटर तो सेम ही है, सिंपल है कि आपका फैन सेम है, उसमें वोल्टेज अलग अलग दे रहे हो तो रेजिस्टेंस तो उसका सेम रहेगा ना। आपने बाजार से बल्ब परचेज किया जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है, अब एक बार आप 60 वोल्ट दे रहे हो, दूसरी बार 100 वोल्ट दे रहे हो, करंट इधर उधर होगा लेकिन रेजिस्टेंस मटेरियल सेम है, बल्ब सेम है, तो सेम ही रहेगा। तो सिमिलरली ये हीटर है, वो तो दोनों केस में सेम है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो उसका कौन सी चीज कांस्टेंट रहने वाली है, सेम रहने वाली है, रेजिस्टेंस। तो मैंने दोनों केस में रेजिस्टेंस सेम रखा। सो अब मुझे करंट I फाइंड करना है, तो मैं बच्चों सिंपली करूंगा इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1। सो 2 डिवाइड बाय 1 करूंगा तो ये V डैश बाय V इज इक्वल टू I डैश R बाय IR। बच्चों मैंने कुछ नई चीज नहीं की है, मुझे इतना मालूम है कि रेजिस्टेंस सेम मटेरियल है तो सेम रहेगा। ओके, लेंथ एरिया कुछ इधर उधर करते तो रेजिस्टेंस चेंज होता, हम तो लेंथ और एरिया को तो छू भी नहीं रहे। सो हमें अब फाइंड करना है I डैश। ओके, सो I डैश हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सो दैट इज I डैश इज इक्वल टू V डैश बाय V इंटू I। मैंने सब्जेक्ट बना दिया। सो फाइनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V डैश, V डैश दैट इज 120 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, दैट इज 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, दैट इज 4। सो 0 0 गयो, 6 2 जा तो 4 2 जा 8 एम्पियर। इट्स योर आंसर। ओके, सिंपल सी और एक लॉजिक लगा सकते थे बच्चों। आप क्या लॉजिक लगता कि वोल्टेज आपने ट्वाइस किया, अब आप जानते हो ओम्स लॉ, V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो करंट कितना होने वाला है, ट्वाइस हो गया ना। और हमें एक चीज मालूम है कि उनका रेशियो कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए रेजिस्टेंस दोनों केस में सेम लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखें 12.5 क्वेश्चन बच्चों। तो 12.5 क्या कहता है, उससे पहले आप ये नोट डाउन कर लो दोनों। देखो मैंने आपके एनसीईआरटी जैसी मेथड नहीं की, इसमें अपनी अलग मेथड की है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। 12.5 रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। तो ध्यान से इसमें डेटा लिखना, लेंथ 1 मीटर है तब उसका रेजिस्टेंस है 26 ओम, और कौन से टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर। नाउ इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, तो डायमीटर ऑफ वायर दिया हुआ है बच्चों 0.3 mm। What will be the resistivity of metal at the same temperature? Okay, तो रेजिस्टिविटी हमें बच्चों फाइंड करनी है अगेन सेम टेम्परेचर पर है। ओके, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड है, तो सेम टेम्परेचर है तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला बच्चों, R इज इक्वल टू रो L बाय A। जानते हो आप, अभी अभी हमने डिस्कस किया था 10 मिनट हुए कि रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो वहां से कांस्टेंट की साइन रखी, कांस्टेंट की वैल्यू रखी रो। तो हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, तो सिंपली मैं रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बनाऊंगा, दैट इज व्हाट, तो क्या R इंटू A बाई L। लेकिन एरिया, अब कोई भी वायर होगा बच्चों तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, A स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होगा कि लाइक यही वायर है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये सिलिंड्रिकल वायर है तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, सिंपली ये वायर है मेरे पास तो उसका क्रॉस सेक्शन मतलब ये सर्कल, लाइक यहाँ पर क्रॉस सेक्शन करूंगा तो ये, यहाँ पर करूँ तो ये, मतलब उसका एरिया सर्कल होगा। नहीं समझे हो तो 9th स्टैंडर्ड में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपने देखा हुआ है।
तो कोई भी वायर होता है ना बच्चों, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कुलर शेप होता है। कोई भी वायर ऐसा है तो आप उसको ऐसे देखोगे तो कौन सा शेप दिखेगा, अभी तो ये पिन है, अगर निकाल दोगे तो वो कौन सा शेप दिखेगा, इसको काटूंगा तो कौन सा शेप होगा, सर्कुलर शेप होगा। सो बी केयरफुल, जब भी हमारे पास कोई भी ऐसा कोई भी वायर है तो उसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का शेप कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कोई भी वायर हो उसका क्रॉस सेक्शन होगा सर्कुलर होगा। ओके, सो डिवाइड बाय एल। तो आर कितना होगा, डायमीटर 0.3 mm है तो आर दैट इज व्हाट, ओके 0.3/2 mm, मतलब 0.15 mm बच्चों। सो इट्स 0.15 mm हुआ, लेकिन हमें तो ऐसा यूनिट में चाहिए, तो 1 mm दैट इज 10 to the power -3 मीटर। ये मालूम होना चाहिए बच्चों कन्वर्जन कि 1 mm कितना मीटर होता है, 10 to the power -3। तो वही चीज हम यहाँ पर लगाए। सो आर दैट इज हाउ मच, इट्स 26। पाई दैट इज, तो हमारे यहाँ 22/7 हम रख सकते हैं। लेंथ दैट इज 1 मीटर। आर स्क्वायर दैट इज 0.15 इंटू 0.15 इंटू 10 to the power -3 का स्क्वायर, 10 to the power -3। सो इसका सिंप्लीफिकेशन हमें करना पड़ेगा। इट्स योर रेजिस्टिविटी। सो लेट अस सी इट्स हाउ मच। ये तो सिंप्लीफिकेशन अब आपसे हो ही जाएगा बच्चों। सो इट्स 1.84, इट्स 1.84 इंटू 10 to the power -6 ओहम मीटर। इट्स योर रेजिस्टिविटी। ओके बच्चों, तो ये आपको मिल गई रेजिस्टिविटी एट अ गिवन टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट हम देखें तो 6th क्वेश्चन अभी इसका है मौजूद। तो चलो वो भी सोल्व कर ही लेते हैं बच्चों। 12.6 क्या है, लेट अस सी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो हमें कोई एक वायर दिया हुआ है बच्चों जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये देखो मैं जो क्रॉस कर रहा हूं ना वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर शेप होता है। यही आप समझ लो चौक, ये वायर है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये सर्कुलर शेप है। वहां से आप थ्रू आउट चलोगे तो कौन सा शेप होगा, सर्कुलर शेप ही होगा। सो इट्स व्हाट A। तो उसका रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ है। जब भी उसकी लेंथ L होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A होता है, तब रेजिस्टेंस R अगर हम लिखे तो रो L बाय A कितना है, इट्स 4 ओम। ओके, ये दिया हुआ है। नाउ व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग द लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। कि अगर मैं इसकी लेंथ बच्चों L/2 कर दूं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दूं, लाइक मैंने लेंथ नई कितनी कर दी, L/2, तो नई लेंथ मतलब L डैश बोल दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये बोलो या ये बोलो, कितना कर दिया, ट्वाइस कर दिया। तो अब रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सिंपली बच्चों अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R डैश दैट इज रो L डैश बाय A डैश, क्योंकि लेंथ चेंज हो गई। ओके, लेंथ L नहीं है, अब लेंथ L डैश, और उन्होंने कितना बोला कि लेंथ हम कितनी कर रहे हैं, आधी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कर रहे हैं, ट्वाइस। तो हमें अब वही डेटा रखना पड़ेगा ना। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या R इज इक्वल टू रो L बाय A, और वही रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है इसका 4 ओम। अब नया रेजिस्टेंस R डैश फाइंड करना है कि कितना होगा। तो लेंथ अब यहाँ पर L थी तो मैंने L रखी, लेकिन अब नई लेंथ कितनी है, L/2, तो मैं L डैश की जगह पर क्या रखूंगा बच्चों, L/2। A डैश कितना है बच्चों, ट्वाइस कर रहे हैं, तो इसको मैंने रखा ट्वाइस ऑफ। सो 2 दैट इज 1/4, कैंसिल नहीं होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में जाएगा। सो इट्स रो L बाय A। सो बच्चों आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो रो L बाय A को हम ओरिजिनल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। कंफ्यूज मत हो बच्चों, कुछ नहीं है, रो L बाय A दैट इज R, और उसी को हम क्या लिख सकते हैं, 4 ओम। ओके, सो R डैश इज इक्वल टू R बाय 4, और R कितना है, 4/4 दैट इज 1 ओम। सो R डैश इज इक्वल टू 1 ओम। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि मैंने रो क्यों सही रखा, क्योंकि रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया ऐसी चीजों पर डिपेंड नहीं रहती। ओके बच्चों, सो आपने देखा हो तो रो एज इट इज रखा, इसमें भी रो सेम, इसमें भी रो सेम। मैंने इससे पहले भी आपको समझाया कि रेजिस्टिविटी जियोमेट्रिक पैरामीटर पर डिपेंड नहीं है, मतलब वो एरिया लेंथ में चाहे कितना भी चेंज करूं, रेजिस्टिविटी अगर पहले 15 ओम मीटर थी तो बाद में भी 15 ओम मीटर ही रहने वाली है। ओके बच्चों, सो नया रेजिस्टेंस मिल गया। डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब और गरीब लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप सोचो तो ये आराम से आ ही जाएगा बच्चों। आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9th स्टैंडर्ड में मैथ्स में स्टडी किया हुआ है, उसमें जैसे आप लेंथ चेंज करते तो वॉल्यूम और एरिया का फॉर्मूला भी उसके अकॉर्डिंगली
चेंज होता था। तो वही है कि लेंथ अगर चेंज कर रहा हो तो रजिस्टर का फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। ओके बच्चों, तो मैंने अभी यहाँ पर आपको क्या समझाया, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल समझाया। उसके बाद वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। काफी बढ़िया टॉपिक है बच्चों। ओके, तो अगर ओम्स लॉ समझे हो तो पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में है, इतना आप समझ लो। ओके, और नहीं समझे हो तो ये वीडियो दोबारा तीसरी बार देखो और थोड़ा अपने हिसाब से प्रैक्टिकली सोचने की शुरुआत कर दो। ओके, क्योंकि ये फिजिक्स है बच्चों, केमिस्ट्री पोर्शन और बायो पोर्शन के जैसा नहीं है कि चलो रीड कर लिया और काम खत्म। इसमें समझते उसके बाद में तो काम शुरू होता है। ओके, सो थैंक यू।